भारत में कंस्ट्रक्शन गति में तेजी से वृद्धि के साथ विशेष रूप से बहुमंजिला इमारतों में आग लगने की घटनाओं में काफी वृद्धि हुई है। इस साल के शुरुआत में करोल बाग में एक बहुमंजिला होटल में बड़ी आग की दुर्घटना और सूरत के कोचिंग संस्थान में आग लगने की घटना कुछ ऐसे मामले हैं जो बहुमंजिला बिल्डिंग यानी इमारतों में आग सुरक्षा की चिंताओं को बढ़ाता है। हम ये वीडियो आम लोगों के लिए बना रहे हैं जो आप अपना घर बिना किसी प्लानिंग और इंजीनियर के सलाह के बना रहे हैं और अपनी बिल्डिंग में कोई फायर सेफ्टी का प्रोविज़न नहीं दे रहे हैं। आमतौर से जो बिल्डिंग आजकल गांवों और छोटे शहरों में बन रहा है उसमें कोई फायर सेफ्टी प्रोविज़न नहीं होता। यहाँ तक कि बड़े शहरों में एनबीसी के फायर सेफ्टी नॉर्मों का पालन नहीं किया जा रहा है। इनमें रेसिडेंशियल बिल्डिंग, शॉप, कोचिंग इंस्टीट्यूट शामिल हैं। अब आप कहेंगे कि आग लगने के कारण क्या है, तो हाँ, मैं वही बताने जा रहा हूँ कि आग लगने के कारण क्या है मकानों में। आमतौर पर बिल्डिंग में आग लगने का कारण केयरलेसनेस है, जैसे अनऑथराइज जगह पे स्मोकिंग, फॉल्टी लेआउट और कंस्ट्रक्शन, लो क्वालिटी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेज एंड वायरिंग। बिल्डिंग में आग लगने के ज़्यादातर मामले लोगों की लापरवाही या जानकारी का अभाव सामने आता है। बिल्डिंग में आग लगने के दो प्रमुख कारण हैं। पहला है वायरिंग यानी बिजली के सिस्टम या तारों में शॉर्ट सर्किट की वजह से, और दूसरा है गैस सिलेंडरों की वजह से। अब आप पूछेंगे कि आग से बचने के लिए हम क्या करें। अगर 20 साल पहले मकान बनवाया है और बिजली की फिटिंग कराई है तो उन्हीं तारों पर आप कूलर, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, ओवन आदि का भार न बढ़ाएं। पहले वायरिंग की जांच करवाएं या इन चीज़ों का भार झेल सकने में वो सक्षम है या नहीं, ये परख ले। अगर सक्षम ना हो तो उसे चेंज कर दें। पावर पॉइंटों पर धूल न जमने दें। एसी, कूलर आदि उपकरणों को साफ करवाते रहें। उपकरणों को लगातार न चलाएं। एक ही पॉइंट पर बहुत ज़्यादा लोड न डालें। एमसीबी की जांच करवाते रहें कि वो ठीक तरीके से काम कर रहा है कि नहीं। लीकेज सिलेंडरों का यूज न करें। गैस सिलेंडर, चूल्हे के पाइप के जांच करते रहें और नियमित रूप से उसे बदलते रहें। घर में एक छोटा फायर एक्सटिंग्विशर जरूर रखें। अगर किचन में चिमनी है, किचन की चिमनी यूँ तो धुएं निकलने के लिए बनती है, लेकिन अगर उसमें ब्लॉकेज आ जाए तो आग लग सकती है। लिहाजा समय समय पर चिमनी की जांच करवाते रहें। इन उपायों के अलावा आपको अपना मकान किसी इंजीनियर या आर्किटेक्ट से डिजाइन करके बनवाना चाहिए। अगर आप आर्किटेक्ट और इंजीनियर से किसी कारणवश नहीं मदद ले पा रहे हैं, उस स्थिति में हमारा द्वारा बताए गए फायर रेसिस्टेंट डिजाइन को फॉलो कर अपना घर बनवा सकते हैं। अब मैं बहुत देर से अगर चर्चा कर रहा हूँ कि फायर रेसिस्टेंट, तो आप सोच रहे होंगे कि फायर रेसिस्टेंट क्या होता है। फायर रेसिस्टेंट आग लगने की स्थिति में कितने देर तक स्ट्रक्चर जो ढांचा है बचा रहता है, यानी डिसइंटीग्रेट यानी टुकड़ों में नहीं टूटता, कोलैप्स यानी गिरता नहीं है। फायर ये आग और स्मोक को रोकता है। इसको हम फायर रेसिस्टेंट करते हैं। इसका यूनिट आवर होता है कि ये कितने घंटों तक बचा रह सकता है। फायर रेसिस्टेंट बिल्डिंग डिजाइन और मटेरियल आपको आग लगने समय में आपको बाहर निकलने का समय देगा कि आप अपने महत्वपूर्ण सामान और जीवन को बचा सकें। अब मैं फायर रेसिस्टेंट डिजाइन पर चर्चा करूंगा। पहला है फायर रेसिस्टेंट डिजाइन में कि वॉल और कॉलम, मेसनरी वॉल और कॉलम मोटे होने चाहिए जो आग में ज़्यादा समय तक बर्दाश्त कर पाए और आग को पास के एरिया में फैलने से रोके। दूसरा है अगर बिल्डिंग लोड वेयरिंग स्ट्रक्चर यानी बिना कॉलम के बन रहा है तो स्टोन के जगह ब्रिक का उपयोग करना चाहिए, या आप ACE ब्लॉक का भी उपयोग कर सकते हैं। तीसरा है अगर बिल्डिंग फ्रेम स्ट्रक्चर में बनाया जा रहा हो यानी मकान बीम और कॉलम के सहारे में बना हो तो वॉल पर लोड न हो तो स्टील स्ट्रक्चर की जगह RCC का प्रयोग करना चाहिए और स्ट्रक्चर मेंबर को अच्छी तरह से क्लियर कवर देना चाहिए। IS कोड के हिसाब से कॉलम में कम से कम 40 से 50 mm का क्लियर कवर देना चाहिए। बीम को और लंबे स्पैन में 30 से 40 mm का क्लियर कवर देना चाहिए। स्लैब यानी छत में 25 mm का कम से कम क्लियर कवर देना चाहिए। चौथा है कि फायर रेसिस्टेंट या फायर ग्रेड डोर का उपयोग करना चाहिए। 10 डोर का यूज मेन एंट्रेंस और एग्जिट, एलिवेटर, हाई रिस्क रूम, जो पावर बैकअप के लिए कोई रूम हो उसमें
फायर असिस्टेंट डोर का यूज करना चाहिए। अगर बेसमेंट है तो उसमें फायर असिस्टेंट, एस्केप स्टेयर पर फायर असिस्टेंट का डोर का यूज करना चाहिए। इसके बाद स्टेयर केस इनक्लोज पे फायर असिस्टेंट डोर का यूज करना चाहिए। सर्विस डक्ट पे फायर असिस्टेंट का डोर का यूज करना चाहिए। इंट्रेंस गेट पे फायर असिस्टेंट का यूज करना चाहिए। जो एस्केप रूट है वहाँ जो जो डोर है उसको फायर असिस्टेंट डोर का यूज करना चाहिए। इसके लिए आप मार्केट में ब्रांडेड कंपनियों के फायर ग्रेड डोर ले सकते हैं या फिर डोर के दोनों तरफ स्टील का प्लेट लगाकर बनवा सकते हैं। जो डोर आप लगवा रहे हैं उसका फायर असिस्टेंट कम से कम 2 आवर हो। पांचवा है कि शॉप, गराज, गोडाउन में रोलिंग शटर डोर का प्रयोग करें। छठा है लिफ्ट, शाफ्ट, स्टेयर इस प्रकार से डिजाइन कराएं कि आग के फैलने में मदद न करे। सातवां, बिल्डिंग का एग्जिट इस प्रकार से प्लान और डिजाइन किया जाए कि सबको तुरंत पहुंच में हो और सभी लोगों को फ्लोर से बाहर निकालने की क्षमता हो। आठवां, एस्केप रूट आग की स्थिति में बाहर निकलने के लिए जो दिया जाता है उसे इस प्रकार से डिजाइन करना चाहिए कि वो वेल वेंटिलेटेड हो, यानी उसमें पूरी तरह अच्छे तरह से हवा आए जिसके कारण आग की स्थिति में निकलने वाले को धुएं और फ्यूम का कम से कम सामना करना पड़े। आठवां, सभी एस्केप एलिमेंट जैसे स्टेयर केस, कॉरिडोर, लॉबी, इंट्रेंस, एग्जिट आदि को फायर असिस्टेंट मटेरियल से बनाना चाहिए जिसका फायर असिस्टेंट कम से कम 2 घंटे होना चाहिए।